Hi, so this is day number 7, 9 p.m. quiz, multiple choice questions and doubts. So let us begin. First question है पॉलिटी का. Consider the following statements. Under Article 87, the President of India addresses both houses of Parliament assembled together. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये दोनों हाउसेस को, राज्यसभा और लोकसभा, असेंबल्ड टुगेदर उसको एड्रेस करते हैं जॉइंट सेशन को. हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर अंडर आर्टिकल 87. द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. और ये जो प्रेसिडेंट का स्पीच होता है प्राइमरली ये शोकेस करता है, ये एक स्टेटमेंट होता है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो है उनकी पॉलिसी क्या है. यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. सो सी, आर्टिकल 87 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस की बात है. प्रेसिडेंट जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये मिलके बनाता है पार्लियामेंट. सो दिस आर्टिकल 87 इज इंपॉर्टेंट. दिस इज ट्रू. सेकेंड जो बात है, सेकेंड स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है, तो यस दिस इज ट्रू. ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट होता है, पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का. So this is also true, this is also true. So the right answer is C. The right answer is C. Next, which of the following motions can be moved in parliament only by the Lok Sabha? रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा था लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, एक्सक्लूसिव पावर टू लोकसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा की. तो कौन सा मोशन एक्सक्लूसिव होता है लोकसभा के लिए? प्रिविलेज, सेंश्योर, नो डे येट नेम्ड मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब सी, हमें ये पता है पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए. एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? लोकसभा इन पर्टिकुलर, पार्लियामेंट में. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में आएगा. तो हम सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन है, ये हमें पता है करेक्ट है. तो हम एलिमिनेशन जो है ना वो करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. जैसे फोर्थ वी नो, फोर्थ इज राइट. सो फोर्थ होगा. ए और सी में फोर्थ नहीं है तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए. अब फोर्थ ऑप्शन यहाँ भी है, फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 यहाँ भी है. सो बी और डी में से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा. 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है. तो सेंश्योर मोशन जो है, सेंश्योर मोशन है, ये भी लोकसभा एक्सक्लूसिव होगा. थर्ड जो बात आती है वो आती है थर्ड को इंक्लूड करना है या नहीं. नो डे येट नेम्ड मोशन. तो नो डे येट नेम्ड मोशन ऐसा होता है कि इसका कुछ फिक्स्ड नहीं है, पैटर्न नहीं है, डेट नहीं है. ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकता है. सो द राइट आंसर हियर इज बी, सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन. ये दोनों केवल और केवल लोकसभा में आते हैं, सेंश्योर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन. ऑलराइट, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस. वैसे हर एक आर्टिकल याद नहीं रखना होता है, बट जो आर्टिकल बहुत न्यूज़ में है, स्पेशली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए. जैसे डीलिमिटेशन एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन. सो आर्टिकल 82 क्या डीलिमिटेशन एक्ट बताता है? आंसर, this delimitation exercise involves reservation of assembly seats for SC, ST in accordance with the constitution. तो delimitation में कुछ जो constituencies हैं वो reserved हो जाती हैं. Is it true? The delimitation commission is appointed by the election commission of India because चुनाव वगैरह सारा काम जो होता है वो election commission का mandate होता है. लोकसभा का, राज्यसभा का भी और से विधानसभा का भी जो चुनाव होता है वो election commission के द्वारा होता है. So you have to tell इनमें से करेक्ट क्या होगा. आर्टिकल 82 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन एक्ट होगा, पार्लियामेंट उसको इनेक्ट कराएगी. और ये एवरी सेंसस ये करना की कोशिश होती है 10-10 साल में, एवरी सेंसस. ऑल्दो ये 2026 तक ऐसे फ्रीज कर दिया गया था बिकॉज पॉपुलेशन डिस्पैरिटी हो रही थी नॉर्थ और साउथ इंडिया में. सो आर्टिकल 82 स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट स्टेटमेंट 1 तो ए, बी और डी में भी है, केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ. फर्दर, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट, यस देयर आर प्रोविजंस कि यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट्स यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन में भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हुआ है. सो द राइट आंसर हियर इज 2 भी हो गया. तो 2 इज ऑल्सो देयर.
2 इज ऑल्सो देयर, 2 इधर भी है। अभी भी पूरा हम करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचे। सो द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। डीलिमिटेशन कमीशन होता है एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, इलेक्शन कमीशन इसको नहीं करता है। आप एक बार और बात बताओ, डीलिमिटेशन कमीशन का जो वर्डिक्ट होता है क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, यस और नो? सो द राइट आंसर हियर इज बी। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, दिस इज नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग। राइट ऑप्शन इज 1 एंड A. The right answer is 1 and 2, that is B. Alright. Now let us come to question number 4. Millets बहुत important है। Geography में भी जो agriculture है, this is very important। और agriculture में भी millets हुआ, food fortification हुआ, ये बड़े high yielding topics है। Millets are not water or input intensive crops। तो जैसे वीट है, राइस है, पैडी है, इनको बहुत इनपुट चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। मिलेट में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। मिलेट्स ग्लटन फ्री होती है, जैसे वीट होता है, नहीं। मिलेट्स आर ग्लटन फ्री एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो ये डायबिटीज़ में भी हेल्प करती है। सो क्या ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है? अब देखो, अभी जो थीम चल रही है आज की डेट में, हम प्रो मिलेट है, मिलेट ईयर भी हमने एस्टैब्लिश किया है। ये जो फर्स्ट है ये पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है मिलेट का, दिस हैज़ टू बी ट्रू। सेकंड जो है ये भी उसको हाईलाइट कर रहा है कि मिलेट इज सो गुड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। सी, वैसे तो फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए कि मिलेट्स जो होती है वो वाटर और इनपुट इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं होती, बिकॉज मिलेट जो होती है ये एरिडिटी में भी ग्रो हो जाता है, इतना वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है इसे, तो ये बहुत रिजाइलियंट है इंडियन क्लाइमेट के लिए। जबकि वीट जो है ये टेम्परेट क्रॉप है। राइस पैडी जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, नॉर्दर्न इंडिया के लिए ये सूटेबल नहीं है। बट मिलेट जो है ये लेस वाटर चाहिए, ज़्यादा इनपुट्स भी नहीं चाहिए, और ग्लटन फ्री भी है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका कम है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मरीन हीट वेव? ये जो है ना हीट वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। समुद्र में भी हीट वेव्स है, गर्मी, दिस टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इससे क्या होगा? कोरल ब्लीचिंग। अब देखो, जहाँ भी वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज लिखा होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा एक नेगेटिव टर्म होता है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, लाइक दैट। सो कॉन्सिक्वेंसेज जो है दिस इज अ नेगेटिव टर्म। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरीन हीट वेव? मतलब नेगेटिव क्या होगा? कोरल ब्लीचिंग एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कोरल में जो जूजेंथली एल्गे है वो डेड, कलर जूजेंथली एल्गे से आता है तो ब्लीच हो गया, कलरलेस हो गया, कोरल ब्लीचिंग। लॉस ऑफ कैल्प फॉरेस्ट, अब हमें ये नहीं पता कैल्प फॉरेस्ट क्या होता है। हायर रिस्क ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, तो यस एसिडिफिकेशन इज बैड, हायर रिस्क होगा ओशियन एसिडिफिकेशन का, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। कैल्प फॉरेस्ट क्या होता है? ये प्राइमरली अंडर वाटर फॉरेस्ट होता है, अंडर वाटर फॉरेस्ट होता है। ये कैलिफोर्निया में और टूवर्ड्स कनाडा, आर्कटिक, इधर मिलते हैं ये कैल्प फॉरेस्ट। तो यस, अगर हीट वेव ज़्यादा होगी तो कैल्प फॉरेस्ट में भी डैमेज होगा। और लॉस लिखा था, ये भी नेगेटिव टर्म है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ऐसे जो सवाल आते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेज है या ब्रॉडर टर्म में कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, यूजुअली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको नज़र आ ही जाता है। कम इम्पैक्ट है, ज़्यादा इम्पैक्ट है, बट इम्पैक्ट है। कोरल ब्लीचिंग में भी है, कैल्प फॉरेस्ट में भी है, ओशियन एसिडिफिकेशन में भी है। सो द राइट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ऑलराइट, नेक्स्ट, टाइगर्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स? टाइगर फेवरेट एनिमल है यूपीएससी का, टाइगर नेशनल एनिमल भी है टाइगर। तो टाइगर किस किस हैबिटेट में मिलता है? इंडिया में जो मिलता है वो मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, इसके अलावा एक सुमात्रा टाइगर भी होता है, एक जावा टाइगर भी होता है, एक से अमूर टाइगर भी होता है, चाइना, रशिया, ऊपर नॉर्थ में, ये काफ़ी ह्यूज इन साइज होता है। सो टाइगर्स के भी ऐसे सब स्पीशीज़ हैं। मैनग्रोव स्वैम्प में मिलता है। टाइगर स्वैम्प में रहेगा क्या? मैनग्रोव स्वैम्प में टाइगर स्टे करेगा? ग्रासलैंड्स में टाइगर स्टे करेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या वो चूज़ करेगा? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो चूज़ करेगा? तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो देखो है, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर ये है और फॉरेस्ट में टाइगर है, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। अब हम अगर देखें
तो मैनग्रोव स्वॉम्स, अगर हम सुंदरबंस की बात करें, सुंदरबंस ये मैनग्रोव है, सुंदरी ट्रीज, यहाँ बन, बिकॉज बंगाली में वी को बी बोलते हैं, तो ये वन बन, सुंदर बन। तो मैनग्रोव स्वॉम्स जो हैं वेस्ट बंगाल, यहाँ पर डेफिनेटली टाइगर का थ्रेट होता है, और टाइगर इज एन एक्सेलेंट स्विमर। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो 1 और 4 तो होगा, तो सी और डी में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब बचा ग्रासलैंड्स, तो यस, नॉर्थ में जैसे टॉल ग्रासलैंड्स होते हैं, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट एट्सेट्रा, तो यहाँ पर भी टाइगर मिलता है। तो द पॉइंट इज टाइगर की एक्चुअली सब स्पीशीज भी है, एवरग्रीन में भी मिल जाता है, सुमात्रा इधर एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं। सो इन सब जगह टाइगर मिलता है। सो द राइट आंसर इज सी, 1, 2, 3 एंड 4. See, the reason we do this exercise in this way, because I want to tell you कि this is the way we should approach the MCQs. अलग अलग एंगल से सोचना चाहिए, साइमल्टेनियसली प्रश्न पढ़ना चाहिए, एलिमिनेट भी करना चाहिए, ये तिकड़म लगानी चाहिए, कई बार हमें गलतियां ढूंढनी चाहिए क्या हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज से हेल्प तो होता है, बट एग्जाम में नॉलेज के अलावा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को टाइम बाउंड मैनर में अंडर प्रेशर सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज रियली रियली गुड। Medieval ruler introduced Takkavi farm loan for rehabilitation following a disastrous famine. Famine आया, सूखा हुआ, disastrous था, तो टक्कावी दिया फार्म लोन ताकि रिहैबिलिटेट कर पाए। ये जो इस टाइप की चीज़ें अगर मेडिवल में अगर आपको देखना है ना, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, तो क्या वो फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं या बाबर? हुमायूं को इतना टाइम मिलेगा नहीं, बाबर को भी टाइम नहीं मिलेगा, ये बेसिकली तुगलक में होना चाहिए था, और तुगलक में भी मोहम्मद बिन तुगलक का चांस ज़्यादा है, बिकॉज ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको वाइज फूल कहा जाता था। दुनिया को लगता था दिस इज़ फूल, बट एक्चुअली ये अहेड ऑफ टाइम था, अहेड ऑफ टाइम था। जैसे टक्कावी, दिस इज़ अहेड ऑफ टाइम, उस टाइम पे इसके लिए लोग रेडी नहीं थे। टोकन करेंसी बाद में वर्ड अडॉप्ट करेगा, बट उस टाइम पे टोकन करेंसी के लिए वर्ड रेडी नहीं था। सो ही वॉज अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम। सो द राइट आंसर हियर इज बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जैसे ये बताइए, न्यूज़पेपर और एडिटर्स करेक्टली मैच्ड है। रिवीजन क्लास जैसे ही एंड होगी ना इस वीक में, मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पिक करूंगा और शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें टॉपिक जो हाई यील्डिंग है वो हम क्विकली कवर कर लेंगे, मैपिंग एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर आर करेक्टली मैच्ड? तो दिस इज महारट्टा, दिस इज बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है, हितवेद गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा है, वॉइस ऑफ इंडिया बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो 1 यहाँ पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम 1 सोचने में नहीं लगाना है। हमें पता है 1 तो करेक्ट है, बिकॉज सारे ऑप्शंस में 1 दिया है। सो डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग ऑन दिस। अगर आपको नहीं आता है तो डू नॉट वेस्ट टाइम, दिस इज ट्रू, अज्यूम इट टू बी ट्रू। 2 भी सब जगह है, तो दिस अज्यूम इट टू बी ट्रू। अब हमें केवल 2 के हिसाब से बताना है क्या होगा। ओके, 2 के हिसाब से हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले जी, वॉइस ऑफ इंडिया बिपिन चंद्र पाल जी। अब हम देखें वॉइस ऑफ इंडिया कॉन्टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ वॉइस ऑफ इंडिया बिपिन चंद्र पाल जी या फिर दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, तो ये 4th नहीं होगा। 4th नहीं होगा तो आप करेक्ट ऑप्शन पे आ जाओगे, दैट इज ए, 1, 2, 3, बिकॉज वॉइस ऑफ इंडिया है बाय दादा भाई नौरोजी, नॉट बिपिन चंद्र पाल। तो सी, ऐसे डरना नहीं है सवालों में, हमेशा अटेम्प्ट करके देखो, आपको कहीं ना कहीं एक कोई वीक लिंक दिखेगा, कहीं ना कहीं कोई क्लू दिखेगा, जस्ट गिव अप नहीं करना है, ट्राई टू फाइट, ट्राई टू फाइट। कुछ ना कुछ या तो ऑप्शन से एलिमिनेट होता है, या फिर इधर स्टेटमेंट से एलिमिनेट होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होता है। यू विल कम टू द राइट आंसर, बस आप थोड़ा उसको प्रोसेस करो, ग्राइंड करो, तुरंत गिव अप नहीं करना है। सो द राइट आंसर इज ए, 1, 2, 3। द ईयर 1916 इज इम्पॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर, ये जो साल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप 1905 से लेके 1947 तक की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इससे खूब सारे सवाल आने वाले हैं। 1960 इज इम्पॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर व्हाट? कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग हुआ, लखनऊ सेशन हुआ कांग्रेस का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। बड़ा आसान सा सवाल है। अब देखो 1916 था, यस, लखनऊ सेशन हो रहा था। 1916 के टाइम पे ही होम रूल लीग 2 साल तक चलेगा, तिलक एंड एनी बेसेंट, तो वो भी यही दौर है। कांग्रेस एंड लीग का भी पैक्ट होगा, यहाँ पे दोनों का पैक्ट होगा, कांग्रेस और लीग का भी। सो द राइट आंसर हियर इज
1 2 3 4 नहीं होगा, बिकॉज एनसीएम तो गांधी जी के टाइम पे आ रहा है और गांधी जी तो अभी इंडिया एंट्री किए ही है, अभी वो समझेंगे सारी चीजें, तो टाइम लगेगा, 1920 में आएगा। देखो ये डेट याद रखना है, 1920 मतलब एनसीएम, 1930 रफली बता रहा हूँ, 1930 मतलब सीडीएम, 1940 मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले लोअर इंटेंसिटी का था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, फिर हायर इंटेंसिटी हुई हम अब डिसोबे करेंगे, और फिर और हायर इंटेंसिटी हुआ बस पैकअप करो एंड क्विट। ब्रिटिशर्स को क्लियर वर्ड में बोल दिया पैकअप एंड लीव। सो एनसीएम सीडीएम क्यूआईएम एक एक 10-10 साल में करीबन ये आ रहा है, 1920 1930 1940। ओके, सो द राइट आंसर इज बी 1 2 एंड 3। अब ये बताइए इकोनॉमिक्स में, सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। तो मतलब एक 10% टैक्स लग रहा था, अब सेस इसके ऊपर भी एक टैक्स लगेगा। सेस परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेस क्या होता है, टैक्स पे भी टैक्स होता है सेस। तो सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। जैसे जीएसटी में एक सेस कलेक्ट होने लग गया कि जिन राज्यों में जीएसटी कंपनसेशन देना है, कम जीएसटी हुआ तो वो सेस से आ जाएगा। तो ये ओवर एंड अबव होता है बेस टैक्स लायबिलिटी का। सेस क्या परमानेंट होता है? नो। ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना, उसको पहले ही अलार्म हो जाना चाहिए, रेड फ्लैग होना चाहिए। परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकता है, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। जैसे जीएसटी सेस की बात है, 5 साल के लिए था, वो 2017 से 2022 तक का था। तो सेस जो होता है वो मतलब एक पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है, इट इज नॉट परमानेंट। आप एक बात और बताओ, सेस क्या होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, क्या वो बाध्य है इस सेस को राज्य सरकार से शेयर करने के लिए? जैसे कि नॉर्मल टैक्स को आर्टिकल 280 बोलता है कि उसको शेयर करना पड़ता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सेस में भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है? अब एक और बात बताना, सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है, सेस एंड सरचार्ज। सो द राइट आंसर हियर इज ए। ऑलराइट, नेक्स्ट, Which of the following is are correct regarding the reverse repo normalization? ये रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है। रेपो और रिवर्स रेपो दोनों टेंडम में चलते हैं, साथ में बढ़ाई जाते हैं, साथ में कम किए जाते हैं। रिवर्स रेपो एंड रेपो, रेपो रिवर्स रेपो अभी बढ़ाया गया है, मतलब लिक्विडिटी कम करने की कोशिश कर रही है। अगर इनका डिक्रीज किया जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और दोनों टेंडम पे चलता है, रिवर्स रेपो एंड रेपो। सो इट रिफर्स टू द लोअरिंग ऑफ द रिवर्स रेपो रेट। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब लोअर कर दिया है रिवर्स रेपो रेट को। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एम्ड एट कर्बिंग इन्फ्लेशन। कर्बिंग इन्फ्लेशन, इट विल मेक इट कॉस्टलियर फॉर बिजनेस टू बोरो फ्रेश लोन। अब देखो, अगर रेट कम कर रहा है तो बिजनेस को लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, रेट कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन कम होगा, ऐसा कैसे? कर्बिंग इन्फ्लेशन जो है, जैसे अभी इन्फ्लेशन को कम करना है, तो अभी हमने पढ़ा था, शक्तिकांता दास साहब ने क्या कहा कि रेट बढ़ा रहे हैं अब अपन, अकोमोडेटिव नहीं होगा। तो ये रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ द रिवर्स रेपो रेट तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट ट्रू। नॉर्मलाइजेशन इज एम्ड एट कर्बिंग इन्फ्लेशन, यस, इन्फ्लेशन को कर्ब करना एक टारगेट होता है। इट विल मेक इट कॉस्टलियर फॉर बिजनेस टू बोरो फ्रेश लोन, तो ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर हियर इज 2 and 3, दिस एंड दिस। ओके, परिवेश पोर्टल, परिवेश पोर्टल, बिकॉज अभी टैक्स वगैरह काफी न्यूज में बना हुआ है, टैक्स बना हुआ है, और ये एक बात है इकोसिस्टम बनाने का, लाइक दैट। सो परिवेश पोर्टल ऑफन सीम्स इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, जैसे अभी टैक्स फाइलिंग में भी बड़ा डिफिकल्टी आ रहा था। डिजिटल एजुकेशन प्रमोशन, डिजिटल बिकॉज लॉकडाउन भी हुआ, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना है, परिवेश पोर्टल। हेल्थ सेक्टर को बेटर करना है, टैक्स कॉम्प्लायंस करना है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस करना है। अब आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। परिवेश का मतलब क्या होता है? परिवेश का मतलब होता है लाइक काइंड ऑफ जहां आप रह रहे हो, दैट इज अ परिवेश। सो परिवेश मतलब इट्स लाइक एन यूनिट, इकोलॉजिकल यूनिट। तो परिवेश पोर्टल इज अबाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। ओके, सो दिस इज इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स में आते हैं। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड will be the first international network of global interconnected solar power grid, क्योंकि फ्यूचर सोलर है, फ्यूचर क्लीन एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स के दिन ज़्यादा नहीं है। सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इंटरनेशनल नेटवर्क होगा ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का। इज इट ट्रू? ऐसा कुछ बात हुआ क्या?
It was launched jointly by India and France at the UN Climate Conference COP26 because India and France पहले भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काफ़ी इन्होंने वर्क किया है ISA में। ISA का हेडक्वार्टर गुड़गांव में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और फ्रांस अभी मैक्रोन फिर से यहाँ पे चुनाव भी जीते हैं, तो जॉइंटली इन्होंने किया। अभी प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे टी पे भी गए थे फ्रांस, काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आए। सो इट वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26। ये जो COP26 है, देखो एनवायरनमेंट में बेसिक्स आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस, उसके बाद करंट अफेयर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। COP26 तो लेटेस्ट है। COP26 तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, बोरिस जॉनसन, और तब पंचामृत और ये सारी बातें हुई थी, और तभी बात हुआ था वन सन वन वर्ड वन ग्रिड का। इट इज़ नॉट फ्रांस, इट इज़ यूके। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं देखना है एनवायरनमेंट में, जो लेटेस्ट है ना उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो COP26 IPCC रिपोर्ट, इससे ज़्यादा सवाल आएंगे, आने के चांसेस है। सो दिस इज टू ओनली, ओके, ए ओनली, वन ओनली। ये गलत हो गया और ये ट्रू हो गया, तो वन ओनली इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, कल सम स्टूडेंट्स वर टेलिंग कि कुछ सवाल कर लेते हैं, आफ्टर 30-40 मिनट्स अटेंशन लैप्स होने लग जाता है और फिर गलतियां होने लग जाती है। इसीलिए कंसंट्रेशन बनाए रखना है पूरे 120 मिनट में। 120 मिनट्स में कंसंट्रेशन आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। सो दिस इज़ वाई लर्न दिस हैबिट, और दिस इज़ वाई हम इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा दो चीज़ हर स्टूडेंट को मैंने यही बताया है, डिसिप्लिन रहो। कितने डिसिप्लिन से हम काम करते हैं, बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन, बी फोकस्ड। ये चीज़ें एक्चुअली में आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, नॉट एक्टिवली बट पैसिवली। ये आपको सबकॉन्शियसली बहुत हेल्प करती है ये चीज़ें। सो बी अटेंटिव, बी फोकस, अटेंशन लैप्स नहीं होना चाहिए। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रिसेंटली इन द न्यूज़ इज, गैस पाइपलाइन है, अब नॉर्ड स्ट्रीम है, ये पर्शियन गल्फ, ज़्यादातर गैस वैसे भी कतर में होती है, ईरान और कतर दोनों फ्रेंड्स भी है। गैस पाइपलाइन अंडर अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप। नॉर्थ अमेरिका यूरोप को सब सेल करना चाहता है बिकॉज रशिया को बाईपास करना है। गैस पाइपलाइन अंडर बाल्टिक सी कनेक्टेड रशिया टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। गैस पाइपलाइन नॉर्थ अमेरिका टू रशिया। अब नॉर्थ अमेरिका टू रशिया कैसे हो सकता है गैस पाइपलाइन पैसिफिक, तो ये तो होगा नहीं। ये जो नॉर्ड है, नॉर्ड टर्म है, ये हम देखते हैं नॉर्ड, लॉर्ड्स, नॉर्ड, ये सारे टर्म्स कहाँ के हैं, ये अरेबियन टर्म्स नहीं है ये, तो कतर एंड ईरान भी नहीं होगा। नॉर्ड जो टर्म है, दिस इज मोर लाइक स्कैंडिनेवियन, नॉर्दर्न यूरोप, इधर के टर्म है नॉर्ड माइथोलॉजी एट्सेट्रा। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप, ये भी नहीं होगा। तो दिस इज एक्चुअली जो रशिया से आती है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाना है, जर्मनी आ रही है, और फिर गैस का सप्लाई। सो दिस इज सी। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन है, इस्तांबुल कन्वेंशन समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। इस्तांबुल किसकी कैपिटल है? आंसर, इस्तांबुल कन्वेंशन समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। क्रिमिनलाइज करो एक्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओजोन लेयर को ठीक करो। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करो। प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन, तो कोविड-19 एटसेट्रा भी था। इस्तांबुल कन्वेंशन में इसको फिर से रीट्रेट किया है। जेंडर न्यूट्रल और जेंडर सेफ एनवायरनमेंट बनाना इज अ प्रायोरिटी। सो दिस इज अबाउट प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, this is history, this is geography, and this is polity. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.